गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कल ये बताया था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। जंगल नष्ट होने का मतलब पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई होना। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वन यानी कि जंगल वन्य जीवों के आवास है, उनका घर है। तो जब उनका घर ही नहीं बचेगा तो जीव जंतु भी नहीं बचेंगे। तो इसी से संबंधित ये चैप्टर है जो चल रहा था अपना। आज हम देखने वाले हैं कि जीव जंतुओं का संरक्षण किस तरह से किया जाए। सरकार ने वन्य जीवों, पेड़ पौधों आदि का संरक्षण करने के लिए समय समय पर कानून बनाए हैं। कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। वन्य जीवन संरक्षित क्षेत्र, ये अपना टॉपिक मान लेते हैं आज का। यानी कि वन्य जीवन, जंगल के जीवों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से क्षेत्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए जंगलों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है सरकार ने। पहला वन्य जीव अभयारण्य। अब इन तीनों को समझना है आपको। वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा जैव मंडल रिजर्व, ये संरक्षित क्षेत्र। जैसे हम अपने अलवर में देखते हैं, हमारे अलवर में भी एक अभयारण्य सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। हमारा पड़ोसी भरतपुर है, वहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन तीनों का जो मकसद है, एम है, उद्देश्य है, वो है वन्य जीवन को बचाना। यानी कि पेड़ पौधों को, वन्य जीवों को बचाना, उनको नष्ट होने से बचाना। वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर वन्य जीवों को सताना, वन्य जीवों को पकड़ना, वन्य जीवों का आखेट या शिकार करना प्रतिबंधित होता है, दंडनीय अपराध होता है। ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य। यानी कि ये एक तरह से सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा ये होता है और उससे बड़ा ये होता है। तो ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को सताना, पकड़ना, उनका शिकार करना दंडनीय अपराध है, जहां वन्य जीव स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य। जैसे हमारे यहाँ पर है सरिस्का अभयारण्य। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ ज्यादा सख्ती होती है। राष्ट्रीय उद्यान वे संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर प्राणी जात, वनस्पति जात और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं सभी का संरक्षण किया जाता है। यानी कि इसके अंदर ना तो आप वृक्षों को काट सकते हो, ना वन्य जीवों को पकड़ सकते हो, मार सकते हो, और ना ही जो ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं हैं जैसे किले वगैरह हो सकते हैं, बावड़ी हो सकती है, जो भी क्षेत्र हैं वहां पर उनको कोई हानि पहुंचा सकते हो। तो इन सब का संरक्षण किया जाता है, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा होता है जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व में कई अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाकर के जैव मंडल रिजर्व बना दिया जाता है। यहाँ पर वो सब कुछ लागू होता है जो इन दोनों में लागू होता है। जीव जंतु को आप पकड़ नहीं सकते, सता नहीं सकते, मार नहीं सकते।
ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पेड़ पौधों को आप हाथ में नहीं लगा सकते, मतलब काटने के उद्देश्य से काट नहीं सकते, तो ऐसे क्षेत्रों को जैवमंडल रिजर्व कहा जाता है। ये शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं और यहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपनी जो वैज्ञानिक खोज है वो करते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्रों का निर्माण किया गया। संकरमण प्रजाति क्या होती है? संकटापन प्रजाति वे प्रजातियां जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें कहा जाता है संकटापन प्रजाति। देखिए, कुछ प्रजातियां बहुत कम रह गई है संसार में। कभी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आज वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अगर समय रहते हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे, कुछ उपाय नहीं करेंगे, तो निकट भविष्य में समाप्त हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। ऐसी प्रजाति को संकटापन कहा जाता है। जैसे बाघ, बाघ बहुत कम है। एशियाटिक शेर, गिद्ध, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या, ऐसे एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है, गैंडा, वो भी संकटापन में आता है। इनकी संख्या कुछ सैकड़ों कुछ हजारों में रह गई है। अगर समय रहते हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है रेड डाटा पुस्तक। अब जैसे हमने संकटापन पढ़ा, जंतुओं की भी कुछ प्रजातियां संकटापन है, वनस्पतियों की भी कुछ प्रजातियां संकटापन है, तो इनका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? आप कैसे जान पाओगे कि कौन सी जाति संकटापन है? इसके लिए एक पुस्तक लिखी गई जिसको कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। रेड का मतलब खतरा, खतरे में है भाई ये प्रजातियां। जिन प्रजातियों का इसमें नाम दिया गया है वो खतरे में है, इसलिए इसका नाम रेड से शुरू हो रहा है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है? वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसने कहते हैं रेड डाटा बुक। यानी कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिससे आप ये जान सकते हो कि संसार में कौन कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं, संकटापन। ऐसी पुस्तक को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं।
वनस्पति के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक है और प्राणियों के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक है। ठीक है। प्रवास, माइग्रेशन। देखो बच्चों, हम अलवर में रहते हैं और अलवर का पड़ोसी जो जिला है वो भरतपुर है। भरतपुर में आपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, घना पक्षी अभयारण्य। और आपने ये भी सुना है कि वहां पर साइबेरियन क्रेन जो होते हैं यानी कि सारस हर साल आते हैं, कई महीने तो यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते थे अपने स्वदेश अपने देश को लौट जाते हैं। ऐसे पक्षी जो हर साल एक निश्चित ऋतु में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी दूसरे देश में जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। रीजन क्या होता है, सर्दी की शुरुआत से पहले ये पक्षी क्यों आ जाते हैं? क्योंकि साइबेरिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, वो जो ठंड है वो टेम्परेचर है वो इनके बच्चे उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत के घना पक्षी अभयारण्य में आते हैं, यहाँ प्रजनन कर संतान उत्पन्न करते हैं और जब सर्दी समाप्त हो जाती है तो अपने देश को लौट जाते हैं। तो इसे कहा जाता है प्रवास। ठीक है। तो प्रवास की परिभाषा क्या होगी? कुछ पक्षी एक विशेष ऋतु में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अन्य देश में जाते हैं, वहां प्रजनन कर संतान उत्पन्न करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब स्वदेश लौट जाते हैं। ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। ये कंप्लीट परिभाषा है इसकी। कुछ पक्षी विशेष ऋतु में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अन्य देश में जाते हैं, वहां प्रजनन कर संतान उत्पन्न करते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब स्वदेश लौट जाते हैं। ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। एग्जाम्पल इसका साइबेरियन क्रेन, क्रेन कहते हैं सारस। ठीक है। अब जो एक टॉपिक है छोटा सा, कागज, कागज का पुनर्चक्रण। बच्चों आप जानते हो कागज की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए आपको 17 वयस्क वृक्षों को काटना पड़ेगा।
17 वयस्क पूर्ण रूप से विकसित वृक्षों को काटने से 1 टन कागज प्राप्त होता है। तो अगर हम कागज की बचत करेंगे तो निश्चित रूप से हम वनों को बचाएंगे, इसलिए हमें कागज की बचत करनी चाहिए। अगर हर बच्चा हर रोज 1-1 कागज की बचत करता है तो रोजाना कई टन कागज की बचत हम कर सकते हैं और बहुत से वृक्षों को कटने से बचा सकते हैं। ये कागज के बारे में जानकारी होगी। अब है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण वनोन्मूलन के बारे में हमने पढ़ा कि वृक्षों की लगातार कमी होती जा रही है, कारण उसका अंधाधुंध कटाई, चाहे वो कटाई शहरीकरण की हो रही है, चाहे वो कटाई कृषि और भूमि प्राप्त करने के लिए हो रही है, चाहे आवासीय भूमि प्राप्त करने के लिए हो रही है। वनों की कटाई तो होगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वनों के पास में रहते हैं, तो वो जलाऊ लकड़ी पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ियां प्राप्त करते हैं। तो वनों की कटाई का समाधान क्या है? वनों की कटाई का समाधान है पुनर्वन रोपण। यानी कि कम से कम हम 1 वृक्ष काटे तो 1 तो लगाएं कम से कम। तो वृक्ष को काटे तो नया वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए, इसी को कहा जाता है पुनर्वन रोपण। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। कल इसका होमवर्क सेंड कर देंगे आपको। धन्यवाद।